हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका बोर्ड एग्ज़ाम का डेट जारी हो चुका है और इस दृष्टिकोण से हम लोग आपको वन शॉट क्लास देना शुरू कर दिए हैं। और दूसरी बात, अब आपको रिवीजन की ज़रूरत है और इस रिवीजन के क्रम में हम लोग आज शुरुआत कर चुके हैं मैथ का पहला अध्याय बहुपद से। ठीक है दोस्तों, इसके पहले का जो अभ्यास छूटा है उसका भी हम वन शॉट क्लास देंगे, तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लास आपका रिवीजन का क्लास रहेगा जिसको हम लोग वन शॉट क्लास के नाम से संबोधित करते हैं। और दूसरी चीज़, इस क्लास में आपका कोई भी जो मुख्य टॉपिक है एक भी नहीं छूटेगा, सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और इस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न पर भी चर्चा होनी है। तो दोस्तों, यदि आपको एक अध्याय कवर करना है तो इस 1 घंटे के अंदर की वीडियो में आप पूरा एक ही बार में पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर आप कवर कर ले जाएंगे। तो कहने का मतलब, यह रिवीजन क्लास जो है आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। कम समय में ज़्यादा तैयारी करने का यह एक अचूक तरीका होता है। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा बातें न करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले आज हम बहुपद की चर्चा करेंगे। इस बहुपद वाले चैप्टर में सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है। आखिर ये बहुपद होता क्या है, सबसे पहले हम बहुपद की परिभाषा जानेंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी प्रश्न में दे देता है कि कौन से बहुपद हैं, तो आपको वहाँ पर चुनना पड़ता है, चूज करना पड़ता है कि इसमें से कौन सा बहुपद है। जब तक आप बहुपद की परिभाषा नहीं जानेंगे तब तक आप बता नहीं पाएंगे कि कौन से बहुपद होंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा पर चर्चा करते हैं। बहुपद का मतलब होता है कि जिसमें एक या एक से अधिक पद हों और जिसके चर की घात एक धन पूर्णांक हो। ना तो बटे के रूप में होना चाहिए, ना तो माइनस में होना चाहिए, वही बहुपद कहलाता है। हमने कहा जिसमें एक या एक से अधिक पद हों। ठीक है दोस्तों, जिसमें एक या एक से अधिक पद हों और जिसके चर की घात, क्या कहा गया इसमें, जिसके चर की जो घात होगी यह धन पूर्णांक होगी। क्या होगी? धन पूर्णांक। यही क्या कहलाएगा? आपका बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? बहुपद कहलाएगा। यहां पर अगर चर की घात ऋणात्मक हुई, ठीक है, तो बहुपद नहीं होगा। अगर यहां चर की घात बटे में हुआ, मतलब भिन्न में हुआ, तो भी बहुपद नहीं होगा। यहां तक बातें क्लियर हुई? आपने क्या देखा? आपने देखा कि बहुपद ये तभी होगा जब चर की घात धन पूर्णांक रहेगी, तब यह बहुपद माना जाएगा। अगर चर की घात ऋणात्मक में हुआ तो बहुपद नहीं होगा, अगर चर की घात भिन्न में हुआ तो बहुपद नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम कुछ सवाल लेते हैं, जैसे x घाते 1/2 - 7 x + 6। तो इस स्थिति में आपने देखा, पहली बात आपको समझना पड़ेगा ये चर क्या होता है। चर का मतलब होता है जो आपके x, y, z या ABC जो लिखे रहते हैं, यही आपका क्या कहलाता है? चर कहलाता है। तो हमें x की घात देखना है। x की घात यहाँ पर है कितना? यहाँ पर 1 है जो कि एक धन पूर्णांक है, इसलिए बहुपद है। यहाँ पर चर की घात 1 है जो कि धन पूर्णांक है, इसलिए बहुपद है। यहाँ पर भी चर की घात धनात्मक में है, यहाँ भी चर की घात धनात्मक में है, इसलिए बहुपद है। आपने देखा कि यहाँ पर चर की घात बटे में है, और जो हमने बताया था जब चर की घात बटे में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। इस स्थिति में कुछ इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, जैसे 6x² - 7x घाते -1 और +7। तो इस स्थिति में आपने देखा कि चर की एक घात ये ऋणात्मक होने के नाते, चर की घात ऋणात्मक होने के कारण यह बहुपद नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको बहुपद की परिभाषा समझ में आ गई होगी। क्या? कि जिसमें एक या एक से अधिक पद हो और जिसके चर की घात एक धन पूर्णांक हो, वही बहुपद कहलाता है। अगर चर की घात ऋणात्मक हुआ, बहुपद नहीं होगा। अगर चर की घात भिन्न में हुआ तो बहुपद नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब आपको यदि बहुपद दे दिया जाएगा तो आप बहुपद को समझ जाएंगे। अब हम आते हैं बहुपद के प्रकार पर। किस पे आते हैं? बहुपद के प्रकार पर। तो बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। क्या? बहुपद 2 आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक घात के आधार पर और दूसरा आपका पद के आधार पर। ठीक है, तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं।
तो चलिए देखते हैं, घात के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला नंबर हो गया रैखिक बहुपद। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। पहला हो गया रैखिक बहुपद, ठीक, और दूसरा हो गया द्विघात बहुपद, और तीसरा हो गया त्रिघात बहुपद, चौथा हो गया चतुर्थ घात बहुपद, शून्य घात बहुपद। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हमें यहां समझना है कि घात के आधार पर जो ये बहुपद के प्रकार हैं ये होते क्या है। सबसे पहला नंबर है रैखिक बहुपद। ये रैखिक बहुपद कहलाता क्या है? रैखिक बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसके चर की घात केवल एक हो। ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात केवल एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे यक्स, इसके चर की घात अधिकतम एक है, इसलिए यह रैखिक बहुपद कहलाएगा। 5x - 6, इसके चर की घात अधिकतम एक है, इसलिए यह रैखिक बहुपद कहलाएगा। 17x - 2, इसके चर की घात अधिकतम एक है, इसलिए यह रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। रैखिक बहुपद का मतलब जिसके चर की अधिकतम एक घात हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। बातें क्लियर हुई। अब द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद का मतलब होता है जिसके चर की अधिकतम घात 2 होता है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x² या y² या y² - 6x + 7। यहाँ पर चर की y रहेगा, यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 होने के कारण ये द्विघातीय बहुपद कहलाएंगे। ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं त्रिघात बहुपद पर। त्रिघात बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसके चर की घात अधिकतम 3 होती है, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे x घाते 3 + 6x² - 7x + 2। इस प्रकार से जब अधिकतम घात यहाँ 3 हो जाएगा तो यह आपका त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना? अधिकतम घात जब 3 होगा तो त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम पद के आधार पर बहुपद के प्रकार को देखेंगे, उसके बाद इससे बनने वाले प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपने घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं देख लिया। इसी प्रकार से प्रकार ये आगे बढ़ता रहता है। अब पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? देखिए दोस्तों, पद के आधार पर भी बहुपद 3-4 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला होता है एक पदीय बहुपद। क्या होता है? एक पदीय बहुपद। दूसरा होता है द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद, ठीक है। और तीसरा होता है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। चतुर्थपदी, पंचपदी, षष्ठपदी, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर पदों के आधार पर भी बहुपद कुछ इसी प्रकार से होते हैं। एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। अब ये एक पदीय बहुपद क्या होता है? एक पदीय बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होंगे, वो एक पदीय बहुपद कहलाएगा। जैसे यक्स, इसमें एक पद है इसलिए यह एक पदीय बहुपद कहलाएगा। 5x एक पदीय बहुपद कहलाएगा। 6x² एक पदीय बहुपद कहलाएगा। 7x घाते 3 एक पदीय बहुपद कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख रहे हो एक पद है, इसमें कितना पद है? एक पद है। इसलिए ऐसे बहुपद जिसमें एक पद रहेंगे वह एक पदीय बहुपद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं द्विपदीय बहुपद पर। अब ये द्विपदीय बहुपद क्या होता है? द्विपदीय बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं, उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। अब आपको देखना है ऐसे कौन से बहुपद होंगे जिसमें 2 पद होंगे। जैसे x - 6, आपने देखा इसमें 2 पद है, एक पदीय है एक पदीय है। 2x + 7, आपने देखा इसमें 2 पद है। 9x² - 7x, आपने देखा इसमें 2 पद है। तो जिसमें 2 पद रहेंगे वो द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। बात क्लियर हुई? चलिए, आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। त्रिपदीय बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे x² - 6x + 7, इसमें आप देख रहे हो एक पदीय है एक पदीय है एक पदीय है, 3 पद है इसलिए त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। 6x² - 7x - 9, ठीक।
इसमें भी 3 पद हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। तो आपने देखा क्या बहुपद की परिभाषा, बहुपद दो भाग होते हैं और दोनों भाग के आधार पर ये इस प्रकार से इनके प्रकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इससे बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, द्विपदीय बहुपद बताइए। द्विपदीय बहुपद है, तो द्विपदीय बहुपद कौन है, इसका ऑप्शन दे रहा हूं x, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं x² - 6x + 7, तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं आपका 7x - 9 और चौथा ऑप्शन दे रहा हूं नॉन ऑफ दीज। तो इसमें आप बताइएगा कि द्विपदीय बहुपद है, कौन से द्विपदीय बहुपद है। और दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, रैखिक बहुपद है, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो रैखिक बहुपद कौन है, आपको दे रहा हूं x + 7, दूसरा हो जाएगा x² - 6x, तीसरा दे रहा हूं आपका x घाते 1/2 - 7x और चौथा दे रहा हूं नॉन ऑफ दीज। तो अब आप बताइए कि इसमें से रैखिक बहुपद कौन है और द्विपदीय बहुपद कौन है। अभी हमने आपको बताया द्विपदीय बहुपद का मतलब जिसमें 2 पद होगा, इसमें 1 पद है इसलिए ये नहीं है, इसमें 3 पद है इसलिए ये भी नहीं है, इसमें 2 पद है इसलिए ये है, इसका तो जिक्र ही नहीं हो सकता। रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद कौन है, अभी हमने बताया कि रैखिक बहुपद का मतलब ऐसे बहुपद जिनके चर की घात अधिकतम 1 हो। तो चर की घात यहाँ पर देख रहे हैं अधिकतम 2 है, इसलिए रैखिक बहुपद नहीं है। अधिकतम घात 1/2 इसलिए भी रैखिक बहुपद नहीं है। इसका तो जिक्र ही, जब 2 तो गलत हो गए तो इसका जिक्र नहीं हो सकता। यहाँ पर देख रहे हैं चर की घात अधिकतम 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। तो दोस्तों, आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब इसी के साथ हम अगले कड़ी पर पहुंचते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले कड़ी में आप यहाँ देख रहे हैं बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध। ये आपके सिलेबस से काट दिया गया है, यहाँ से आपका प्रश्न नहीं आने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसको पढ़कर हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बहुपद की घात पर। आखिर ये बहुपद की घात होती क्या है। बहुपद की घात का मतलब होता है कि किसी भी बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब जाके आपको यहाँ से समझ में आएगा। जैसे हम ले लें x² + 6x घाते 3 - 7x + 8, ठीक। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बहुपद की घात बताइए, क्या बताइए, बहुपद की घात, तो हमने अभी आपको बताया है कि किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। अब आपको इसमें ढूंढना है कि सबसे बड़ी घात कौन है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो सबसे बड़ी घात 3 है, तो इसलिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी क्रम में एक सवाल और लेता हूं। जैसे दे दिया जाए आपका 6x² - 7 और +9x घाते 4। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, तो आप क्या बताइएगा। हमने अभी बताया कि किसी भी बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 4 है, तो इसलिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 4। फिलहाल ये कोई बहुत कठिन सवाल नहीं था, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आता है बहुपद का मानक रूप। आखिर ये बहुपद का मानक रूप क्या होता है। बहुपद का मानक रूप का मतलब होता है कि बहुपद में चर की घात के अनुसार उसे आरोही या अवरोही क्रम में रखने की प्रक्रिया बहुपद का मानक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद का मानक रूप, ठीक। बहुपद का मानक रूप क्या होता है कि किसी भी बहुपद में चर की घात को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने की प्रक्रिया बहुपद का मानक रूप कहलाती है। जैसे एक सवाल लेता हूं, जैसे दे दिया जाए आपका 2x + 6x² - 7x घाते 3 + 4 - 2x घाते 4। तो अगर हम आपसे कह दें कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो अभी हमने बताया कि बहुपद के मानक रूप का मतलब किसी भी बहुपद में जो चर की घात होती है इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखने की जो प्रक्रिया होती है वही मानक रूप कहलाती है। क्या कहलाती है, मानक रूप। तो मानक रूप इसका हो जाएगा, सबसे बड़ी घात कौन सी है, बड़ी घात से शुरुआत करें या छोटी घात से शुरुआत करें, जैसी आपकी इच्छा। तो चलिए हम बड़ी घात से शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी घात क्या है, -2x घाते 4। उससे छोटी घात कौन सी है, -7x घाते 3।
उससे छोटी घात कौन सी है, प्लस 6x²। फिर इससे छोटी घात कौन सी है, 2x प्लस 2x। फिर इससे छोटी घात क्या है, प्लस 4, क्योंकि 4 का घात 0 होता है और इसका घात 1 माना जाता है। तो आपने देखा कि जो चर की घात थी इसको एक सीरियल में लिखा गया, आरोही या अवरोही क्रम में लिखा गया। इसलिए किसी भी बहुपद में चर की घात को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। चलिए यहाँ पर एक सवाल और लेता हूँ। जैसे आपका दे दिया जाए 6x प्लस 7 माइनस 2x²। तो इसका अगर आपको मानक रूप लिखना है तो इसका मानक रूप आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चर की घात को आरोही या अवरोही क्रम में लिख दीजिए। तो चलिए सबसे बड़ी घात को लिखते हैं, ठीक है। या सबसे छोटी घात से शुरुआत करना चाहते हो तो इसका घात 0 माना जाता है, इसका घात 1 माना जाता है। छोटी घात से शुरुआत करोगे, पहले 7 आएगा, फिर इसके बाद इसका घात आएगा 6x का, उसके बाद इसका घात आएगा 2x² का। तो इस प्रकार से जो आपका बहुपद लिखा गया यही आपका बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे समझेंगे कि बहुपद का शून्य क्या होता है। तो बहुपद के शून्य को समझने से पहले हम आपको एक बहुपद लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया x² प्लस 6x माइनस 7, ठीक। अब ये बहुपद का शून्य क्या होता है? बहुपद का शून्य का मतलब होता है कि बहुपद में x के मान को ज्ञात करना या x का मान बताना ही बहुपद का शून्य कहलाता है, ठीक। और बहुपद के शून्य को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। इस बहुपद को हम लिख सकते हैं px के रूप में, ठीक है। px बराबर इतना। ये px का मतलब क्या होता है? p का मतलब होता है पॉलिनोमियल। क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है, ठीक है दोस्तों। p का मतलब पॉलिनोमियल, x का मतलब होता है x चर वाला। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो x चर वाले हैं, x चर वाला पॉलिनोमियल। अगर यही हम लिख देते हैं y² माइनस 6y माइनस 6, तो इसे हमें लिखना पड़ता py, क्योंकि y चर वाला पॉलिनोमियल ये है। क्या है? ये y चर वाला, ये y चर वाला बहुपद है ना, तो y चर वाला बहुपद ये कहलाएगा, अर्थात y चर वाला पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं मुद्दे पर कि बहुपद का शून्य क्या होता है। जैसे आपका दे दिया गया px बराबर, जैसे दे दिया गया px बराबर 6x प्लस 3 या 6x माइनस 12 दे दिया और कहा जा रहा है बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए पहले शून्य के रूप में लिखेंगे। शून्य के रूप में लिखते कैसे हैं, देख लीजिए। शून्य के रूप में लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे px बराबर 0। शून्य के रूप में लिखना ही शून्य का रूप होता है। अब px क्या है? px आपका यह है 6x और माइनस 12 बराबर 0। अब आपने देखा कि अगर बहुपद का शून्य का आपको निकालना हुआ तो ये बहुपद में से x का मान निकाल लेना ही बहुपद का शून्य कहलाता है। तो चलिए अब हम यहाँ x का मान निकालेंगे। 6x जहाँ रहने दीजिए, 12 उधर जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा और x बराबर 12 और ये बटे 6 हो जाएगा। तो 6 और 12 कैंसिल होकर यहाँ 2 आएगा, तो x बराबर 2। अर्थात आप कह सकते हो शून्य जो आपका निकल गया, इस बहुपद का जो शून्य निकल गया वो निकल गया आपका 2, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये बहुपद का शून्य होता है। जैसे आपका सवाल दे दिया जाता है कि x² माइनस 6x प्लस 5, ठीक है, बराबर 0 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने का मतलब होता है कि x का मान निकालना। x का मान कैसे निकालते हो? मध्य पदों को 2 भागों में बांटकर यदि आप लगाते हो तो x² माइनस 5x माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसे ही गुणनखंड करते हो आप ना। x कामन ले लोगे, x माइनस 5 बचेगा, फिर माइनस कामन, फिर माइनस 1 कामन होगा, बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दोनों कोष्ठक में समान है x माइनस 5। ये सवाल को आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको ये आता है, ठीक। तो अब इतने बराबर 0 हो गया। शून्य क्या निकालना? पहले इतने बराबर 0 रख लो। x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया 5। अब इसको रखो, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या, 1 उधर गया प्लस 1। तो आपने देखा कि x का 2 मान आया, एक आ गया 1 और एक आ गया आपका 5। तो इसी को हम लोग बोलते हैं शून्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? शून्य। शून्य क्या हो गया? 1 और 5 हो गया। तो x का मान निकालना ही क्या कहलाता है? आपका शून्य कहलाता है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बहुपद में शून्य ज्ञात कीजिए तो आप भटकिएगा मत। शून्य ज्ञात करने का मतलब होता है x का मान निकालना। तो दोस्तों अब ये पूरा चैप्टर लगभग जितने भी हेडिंग्स थे सारे हेडिंग्स कवर हो गए हैं। और बहुपद का जितना टाइप हो सकता है, परिभाषा, प्रकार, बहुपद की घात, मानक रूप, बहुपद के शून्य, जितने भी बहुपद के टाइप हो सकते हैं सारे टाइप पर चर्चा हो चुकी है। अब हम चलते हैं कुछ चुनिंदा प्रश्नों
पर चर्चा करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इस प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यदि ऐसे प्रश्न आपको ग्राफीय रूप से दे दिया और कहा जा रहा है इसका शून्यक ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे शून्यक निकालोगे? तो इनका शून्यक क्या होगा, पहले आप ये बताइए। अगर आपका ग्राफीय निरूपण में दे दिया, अगर आपका ग्राफ में दे दिया और पूछा जा रहा शून्यक ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आपकी रेखा खींची गई है, ठीक है दोस्तों, यह एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो अब आप यहाँ गिनती कीजिए कि एक्स को कितनी बार काट रहा है। एक बार यहाँ पर काट रहा है, एक बार यहाँ पर काट रहा है और एक बार यहाँ पर। आपने देखा कि ये 3 बार काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर शून्यक कितने हो जाएंगे? यहाँ पर आपका शून्यक, आपने देखा कि ये जो आपकी रेखा खींची गई है किरण, यह एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं काट रहा है। तो जब एक बार भी नहीं काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ कितने शून्यक बनेंगे। तो यहाँ पर आप गिनती करके बताइए। एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ। तो इस स्थिति में यहाँ पर 4 बार काट रहा है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या 4 हो गई। और यहाँ पर कितने शून्यक होंगे आप गिनती कर चुके होंगे। यहाँ पर केवल एक बार कट कर रहा है एक्स को, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। लेकिन किन स्थितियों में? जब यक्स वाले को पूछे कि यक्स चर वाले या पी यक्स का शून्यकों की संख्या बताइए, तब। अगर पी वाई पूछ लिया तो आपको देखना पड़ेगा कि वाई को कितनी बार काट रहा है। ठीक है दोस्तों, यक्स में पूछा तो यक्स को गिनती करना पड़ेगा कि यक्स को कितनी बार काट रहा है। अगर वाई वाले में पूछ लिया तो वाई वाले की गिनती करनी पड़ेगी कि वाई वाले को कितना बार काटा हुआ है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इस सवाल में आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि के किस मान के लिए बहुपद इतने का शून्यक 3 होगा। तो इस बार दिया है शून्यक, क्या दिया है इस सवाल में? दिया है शून्यक बराबर कितना है 3। और शून्यक को ही हमने कहा था कि जो x का मान होता है वही आपकी शून्यक कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 दिया है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें के किस मान के लिए शून्यक 3 है। तो चलिए अब हम के का मान निकालते हैं। के का मान कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर देख रहे हैं पी एक्स बराबर आपका दिया गया है 2x² प्लस एक्स प्लस के। ऐसे हम लिखेंगे शून्यक के रूप में। किस रूप में लिखेंगे? शून्यक के रूप में लिखेंगे। और शून्यक के रूप में लिखने के लिए पी एक्स बराबर क्या कर देते हैं? शून्य कर देते हैं। अब पी एक्स का मान कितना है? 2x² प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। अब 2 गुणे एक्स का मान कितना निकल गया यहाँ पर? अब यही एक्स का मान 3 जो है आपका, यही इसमें रख दीजिए। यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे और प्लस ये हो गया आपका के इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 और प्लस 3 और प्लस के इक्वल टू 0। और 18 और 3 21 हो गया। 21 जब उधर जाएगा तो के बराबर -21। तो आप कह सकते हैं कि के -21 वाले मान के लिए इसका शून्यक 3 होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? के बराबर -21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आपके सवाल इस चैप्टर से किए जाने हैं। और आपने देखा कि इस प्रथम चैप्टर का जो भी हेडिंग था, सारे हेडिंग्स को हमने पढ़ा दिया। इस क्लास का यही उद्देश्य है कि आप इसके सारे टॉपिक से परिचित हो जाएं। बस बाकी जो सवाल की बात है, सवाल का हम अलग से मैराथन लेकर आएंगे और उस मैराथन में चुनिंदा प्रश्नों पर केवल चर्चा होगी। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको लगे कि हम आपके लिए ठीक मेहनत कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में अच्छा अंक दिलाने के लिए यदि हम परिश्रम कर रहे हैं, यदि आपको ऐसा महसूस हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। बस इतना ही रिक्वेस्ट है। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।